डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा कल पढ़ लिया था आपको लास्ट में स्टीफेंस लॉ एंड पेचाप्स लॉ। ठीक है, तो स्टीफेंस लॉ में डिस्कस किया था कि जो एनर्जी इमिट होती है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसकी जो वैल्यू होती थी E इक्वल टू लिखा था सिग्मा इंटू टी के पावर 4। E इंटू इक्वल टू सिग्मा इंटू टी के पावर क्या लिखा था बेटा, 4 लिखा था। यानी कि टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा टी के पावर क्या होगा, फोर्थ होते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली क्या होता है, आपका प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उसके बेस पे आप यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहाँ से आपका बेटा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो केसेस क्या हो रहे हैं देखेंगे हम लोग। उसी का आगे होता है कि बेटा कोई भी अगर बॉडी है इसे सराउंडिंग सरफेस में या वॉल के अंदर रखा गया है, तो उससे एनर्जी कितनी लॉस होगी, हीट एनर्जी कितनी उससे लॉस होगी। ठीक है, वो चीज़ हम कैसे निकालते हैं, पर सेकेंड अगर कितनी एनर्जी वहाँ से रेडिएट हो रही है, लॉस हो रही है, उसकी वैल्यू हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो उसको निकालने के लिए एक रिलेशन हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा। जैसे मान लो कोई बॉडी है, सपोज दैट एक बॉडी है। ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लो T1 ले लेते हैं, और जिस ये सराउंडिंग रखा गया है, इस पर सराउंडिंग वॉल जो बनाई गई है, उसके टेम्परेचर को अगर हम लोग T2 ले लेते हैं। सपोज दैट इसका टेम्परेचर बेटा T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। देखो, कल ही हमें डिस्कस किया था बेटा कि हमेशा एनर्जी का लॉस जो होता है, जो एनर्जी हमारा लॉस होगा बॉडी से, ये तब होगा जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से हमारा ज़्यादा है तब तो एनर्जी का लॉस हो रहे हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर बेटा हमारा कम है सराउंडिंग से, तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं। और आपको कल ही बताया था बेटा, एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों साथ साथ होते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। दोनों प्रोसेस हमारे ये साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो इसके बेस में हम लोग दिखाते हैं बेटा कब एब्जॉर्प्शन होगा कब इमिशन होगा। तो ये कंडीशन है बेटा कि अगर वाल से यानी कि वो हीट रेडिएट तब करता है, हीट का रेडिएशन आपका तब होगा। ठीक है, जब आपका क्या कंडीशन बनेगी, एक सेकंड। तो उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ से रेडिएशन जब आपका हो रहा, बोला गया था बेटा ये कोई भी बॉडी जो होती है वो आपका एब्जॉर्प्शन और इमिशन, एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों हमारे साथ साथ होते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होगा और इमिशन दोनों आपके, तो इस केस में क्या होता है बेटा, जब हम लोग देख रहे हैं ना, ठीक, तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों साथ साथ होते हैं। किसी भी बॉडी से जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन फेनोमेना होता है दोनों बेटा साथ साथ होता है। अब अगर टेम्परेचर जो बॉडी का है, मान लो हमने T1 लिया, अगर T1 की वैल्यू ग्रेटर देन T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो उस केस में क्या होगा, जो एनर्जी इमिटेड होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा रिलेटिवली हमारा कम होगा। तो नेट हीट क्या हो रहा है, लॉस कितना होगा उस बॉडी से, ठीक है, जिसका टेम्परेचर T1 है। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन और इमिशन, जैसे आपका इमिट भी हो रहे हैं, एनर्जी आपकी रेडिएट भी हो रही है यहाँ से बेटा, और एनर्जी साथ में आपकी एब्जॉर्ब भी होती है। ठीक है, तो चूंकि दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलता है, अब बात ये आता है कि एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है कि ज़्यादा इमिट हो रही है। तो उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि टेम्परेचर बॉडी का फॉल होगा या राइज करेगा, या हीट लॉस होगा या गेन होगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर ग्रेटर देन सराउंडिंग टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से अगर ज़्यादा है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बेटा ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, एनर्जी लॉस होती है। ठीक, और जब एनर्जी लॉस होगा तो बॉडी का टेम्परेचर फॉल करेगा। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हायर है बॉडी के टेम्परेचर से, ठीक है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हायर है बेटा बॉडी के टेम्परेचर से, तो उस केस में एनर्जी हमारा क्या होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा, गेन होगा। और जब एनर्जी गेन करेगी बॉडी, तो उस केस में उसके टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है वो राइज करती है। तो एक कंडीशन राइज क्या होता है बेटा, दूसरा कंडीशन हमारा फॉल का होता है। एक कंडीशन हम लोग देखेंगे राइज का होगा, दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे क्या होगा, फॉल का होगा। क्या होगा कैसे होगा, तो इसके बेस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कंडीशन क्या बना है, जो नेट आपकी एनर्जी इमिट होती है, ठीक है, अगर दोनों दो चीजें हैं, एक चीज समझ लेते हैं पहले। अगर बेटा सिस्टम और सराउंडिंग, बॉडी और जो सराउंडिंग है, अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर बराबर होता है, तो बराबर होगा तो ऐसे कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये दो डिफरेंट बॉडीज हैं, इन दोनों के टेम्परेचर हमारे इक्वल इक्वल हैं। जब इक्वल हैं इनको कांटेक्ट में लाएंगे ना, तो ऐसा आप नहीं बोलोगे कि हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। हीट का बेटा ट्रांसफर होगा, हीट विल बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, बट इन इक्वल अमाउंट। ये मान लो ए बॉडी है, इससे बी मान लिया जाए, तो फिर ए से बी की तरफ जितना हीट ट्रांसफर होगा, बी से उतना ए की तरफ।
या कह लो इस बॉडी को अगर सराउंडिंग में रख दिया जाए, एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए, और इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर है, अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है बेटा वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर है, तो उस कंडीशन में जितनी एनर्जी एटमॉस्फेयर से ये बॉडी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एनर्जी ये रेडिएट करेगा। अगर सिचुएशन ऐसा आपका होता है तो उसे हम लोग कह लेते हैं बेटा कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। उससे क्या बोलेंगे? कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दूसरा कंडीशन, अगर बॉडी का टेम्परेचर हायर है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो उस कंडीशन में बॉडी जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, सराउंडिंग से जो बॉडी एब्जॉर्ब करेगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो ओवरऑल जो टेम्परेचर आपका बॉडी का होता है वो हमारा क्या करेगा? फॉल करेगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा? फॉल करेगा। ठीक है, तो उस बॉडी की कूलिंग होगी। अगला नेक्स्ट कंडीशन बनता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर हमारा लो है और सराउंडिंग का हाई है, तो सराउंडिंग से बॉडी आपका एनर्जी को यानी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर बेटा राइज करेगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या करेगा? राइज करेगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, बॉडी के क्या टेम्परेचर राइज या फॉल होने से सराउंडिंग के टेम्परेचर की वैल्यू पे इफेक्ट हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। इसलिए मानते बेटा कि सराउंडिंग हमारा बहुत लार्ज है, ठीक है, और उसमें आपका बॉडी के टेम्परेचर, किसी बॉडी को क्या टेम्परेचर राइज या फॉल करने से उसके टेम्परेचर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर ऐसा होता कि आपका एक क्या बॉडी के टेम्परेचर को राइज या फॉल करने से आपका सराउंडिंग टेम्परेचर अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि हम सराउंडिंग क्या है पूरे एटमॉस्फेयर को ले रहे हैं यार, तो उस कंडीशन उसके टेम्परेचर पे हम नेग्लिजिबल क्या करते हैं? ठीक है, कंसीडर करते हैं। ठीक, अदरवाइज अगर एक कप चाय का क्या करते हैं, ठंडा के टाइम में कमरे में आप रख लेते हैं तो पूरा कमरा गर्म हो जाता, अगर ऐसा नहीं होता तो। ठीक, इसलिए आप कमरे में एक चाय रखने से कोई इफेक्ट नहीं के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, हम लोग उसको नेग्लिजिबल कर लेते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, तो लेकिन ये तो डिसाइड ही होगा कि बॉडी राइज करेगा या फॉल करेगा, बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा या बॉडी का टेम्परेचर फॉल। तो राइज और फॉल जो टर्म हम यूज़ करेंगे बॉडी के लिए करेंगे, सराउंडिंग के लिए नहीं करेंगे। उसको हम लोग हमेशा बॉडी के लिए करते हैं, सराउंडिंग के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि सराउंडिंग जो होता है बहुत लार्ज है, बहुत ह्यूज है, तो उस पर उसका इफेक्ट आपका नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, आगे केस क्या हो रहा है अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं बेटा, इससे कंडीशन में जो हम लोग देख रहे हैं, तो एच की वैल्यू यानी कि कितना एनर्जी लॉस होगा अगर बॉडी का टेम्परेचर T1 सराउंडिंग की टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ, ठीक है, जो एनर्जी होगी पर सेकेंड वो कैसे हम लिखेंगे? ठीक है, तो नेट लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, नेट वहाँ कंडीशन में नहीं लिया बेटा, ऐसे लिख लेते फिर, इफ T1 ग्रेटर देन T2 देन नेट लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम बॉडी per second is determined by relation, ठीक है, पर सेकेंड इज डिटरमाइंड बाय रिलेशन। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन होता है, एच की वैल्यू होती है बेटा, एच की जो वैल्यू होगी ए इंटू स्मॉल ई का हो या एप्सिलॉन कह लीजिए, ठीक है, इंटू सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस ए इंटू एप्सिलॉन सिग्मा T2 के पावर 4। ठीक, T2 सराउंडिंग का टेम्परेचर है बेटा वाल का, और T1 जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक, तो यहाँ पे एप्सिलॉन या ई जो कहते हैं बेटा उसे हम लोग कह लेते हैं इमिसिविटी ऑफ बॉडी, तो स्मॉल ई से दिखा लेते हैं। एप्सिलॉन इस सिंबल भी हम यहाँ पे बनाते हैं, दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। ठीक, तो बोला क्या जाता है, जब यहाँ पे लिखेंगे नेट हीट कितनी लॉस हो रही है, तो एच की जो वैल्यू आपकी होगी, नेट कितनी एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, तो चूंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी होते सिग्मा इंटू टी के पावर 4 लिख लेते, लेकिन किसी जनरल बॉडी के लिए हम लोगों ने लिखा था ए एरिया हो गया टोटल, ई इंटू क्या सिग्मा इंटू टी के पावर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई इंटू सिग्मा इंटू T1 के पावर 4 माइनस ए इंटू ई इंटू सिग्मा इंटू T2 के पावर 4। देखो बाकी फैक्टर कॉमन है बेटा, ए कहो या एप्सिलॉन का, दोनों बोला जाता है बेटा, सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4। तो ये हो गया एच नेट, नेट एनर्जी जो होगी पर सेकेंड कितनी लॉस होगी उस बॉडी से, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। कल हम लोग स्टीफेंस लॉ पढ़ा था ना, ठीक है, वहाँ पे पढ़ा था क्या E इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4 फॉर ब्लैक बॉडी, और किसी जनरल बॉडी के लिए हम लोग लेते थे तो लिखते थे ए ई, ठीक है, यानी ई सिग्मा इंटू क्या टी के पावर 4 ले लेते थे। ठीक, तो ये चीज़ आपकी होती है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हाँ, चूंकि पूरे एरिया से ले रहे हैं, वहाँ पर यूनिट एरिया लेते थे, यहाँ पे टोटल बॉडी का जो एरिया ले रहे हैं हम, टोटल एरिया को कर रहे हैं, तो उस एरिया को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया बेटा।
कल जो स्टीफेंस ला लिखा था तो वहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है, क्या एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तब फार्मूला वहाँ बनाया था ब्लैक बॉडी के लिए E इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4, और किसी जनरल बॉडी के लिए लिखा था, ठीक है, E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन टी के पावर 4 या सिग्मा ई टी के पावर 4, ई समान लेते हैं बेटा, ठीक। वो यहाँ पे ई या सिग्मा जो होता है उसे इमिसिविटी या बॉडी कहते हैं, ठीक। इसके बेस पे रख के आप यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कर लेते हैं बेटा, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या होता है बेटा? कूलिंग। मतलब किसी बॉडी को अगर हम लोग कूल ठंडा होने के लिए रखते हैं, किसी बॉडी को अगर आप ठंडा होने के साथ रख देते हैं तो उसमें रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितना होगा, यही फार्मूला हमारा वहाँ पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के क्या होता है आपका बराबर होता है, ठीक है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होता है इस फार्मूले से हम डिटरमाइन कर लेते हैं, तो उससे क्या रहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक। दूसरी कंडीशन होता है अगर रेट ऑफ कूलिंग की वजह, वहाँ ये तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो गया, अगर रेट ऑफ कूलिंग करेंगे तो वहीं से हम लोग बेटा क्या कर लेते हैं, डी एच अपॉन डी टी कर लीजिए, टाइम डी टी के रिस्पेक्ट में आप डिवाइड कर दीजिए तो वहाँ से वैल्यू हमारा क्या होता है मिल जाता है, कितना किस रेट से आपका जो बॉडी होगा वो कूल होगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ बॉडी जो कूलिंग होती है। तो यहाँ से जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो बोला जाता है उसकी जो वैल्यू होती है, बाकी फैक्टर तो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। एक चीज़ ये प्रैक्टिकली भी हम लोग करते हैं, आप देखते होंगे ठंडा के टाइम पे चाहे चाय ले लो, कॉफ़ी ले लो, या इवन आप खाना खाते हो, बहुत सारे लोग चाय कॉफ़ी नहीं पीते होंगे, खाना तो एटलीस्ट सभी लोग खाते हैं। आप जब प्लेट में आपको सर्व किया जाता है यानी निकाला जाता है खाने के लिए, तो आप देखते होंगे ठंडी में खाना जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। ठंडक के टाइम में क्या क्या खाना जो होता है आपका जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि गर्मी के टाइम पे वही चीज़ें हमें क्या होती हैं ज़्यादा टाइम लगती हैं। रीजन क्या है, जब भी खाना मान लो आपको बनाया गया, ठीक है, सर्व किया गया, मान लो आपको गर्म है, टेम्परेचर उसका वही है, जो ठंडक के टाइम पे बनते समय टेम्परेचर लगता है वही हमारा गर्मी के टाइम पे भी उसको वो क्या कुक करने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सर्व करने पे बेटा क्योंकि ठंडा के टाइम पे सराउंडिंग का टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम हो चुका होता है, ठंडा के टाइम पे सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, और आपके जो भी फूडिंग आइटम है उसका टेम्परेचर क्या है ज़्यादा है, तो दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बेटा वो लार्ज होता है। दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। और टेम्परेचर डिफरेंस जितना लार्ज होता है, ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या कह लो रेट ऑफ कूलिंग की वैल्यू उतनी ही बेटा बोला जाता है कि ज़्यादा होता है, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई कप एक कप में चाय है या क्या कॉफ़ी रखी गई है, मान लो पहले वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, 100 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन ये कई बार पूछे रिपीट हो चुका है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए कि अगर कोई भी कप है, ठीक है, उसमें आपका क्या रखा गया, कॉफ़ी रखी गई है, तो एक कप है उसमें मान लिया आपने कॉफ़ी रखा है और उसका इनिशियल टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड होने में मान लो 2 मिनट लगते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड होने में उसे कितना टाइम लगता है, 2 मिनट्स लग रहे हैं, 100 से 90 होने में उसे 2 मिनट्स लगते हैं। तो फिर अगेन 90 से, ठीक है, अगर उसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक का क्या करना है, टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, तो जो टाइम टेकन होगा बेटा वो रिमेन्स 2 ही मिनट लगेगा, 2 मिनट से कम लगेगा या 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन ये है, सुन लीजिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो हीट लॉस हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसी के कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ बात करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन ने कहा था कि बेटा जो कूलिंग होता है, रेट ऑफ कूलिंग होता है, ठीक है, रेट ऑफ जो क्या होगा कूलिंग होगा, वो जो बॉडी है और जो सराउंडिंग है उनके टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, उनके टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली क्या होता है प्रोपोर्शन होता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी दोनों के बीच, हम लोग कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ लिया जाता है कि रेट ऑफ कूलिंग जो होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, जिस टर्म में आपने पढ़ा है, ठीक। तो ये केस आपका होता है, उसके बेस पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और तब तक आपका बॉडी कूल होता रहता है जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। कोई भी बॉडी तब तक आपका कूल होती रहती है वो जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है। उल्टा कह लो, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है बेटा, तो किसी बॉडी को अगर रखोगे एटमॉस्फेयर में तब तक उसका टेम्परेचर राइज होता रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर जो होता है सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है। तब तक उसके टेम्परेचर में राइज होता रहता है जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। तो ये केस आपका होता है, कब राइज होगा कब फॉल होगा कैसे होगा,
वहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बेस पे हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि हुआ क्या होगा। क्लियर है इतना? चलिए देखते हैं बेटा। ठीक, तो ये तो कंडीशन आपका हो गया रेट ऑफ लॉस, ठीक है, या रेट ऑफ गेन क्या हुआ कैसे होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा था, हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि क्वेश्चन पुटअप किया जाता है बेटा, मान लो एक कप टी है यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे आपने टी रखा है या कॉफी जो भी है, ये पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, T1 टेम्परेचर इसका 100 है और T2 टेम्परेचर इसका 90 डिग्री हुआ। T2 मतलब सराउंडिंग नहीं है बेटा, इसका टेम्परेचर T1 से रिड्यूस होके जो हो रहा है, ठीक है, T1 100 से लेके T2 90 होने में यहाँ जो टाइम इंटरवल है मान लो 2 सेकंड, 2 मिनट लगा। 2 मिनट में इसका टेम्परेचर, या 5 मिनट ले लेते हैं बेटा, 5 मिनट में 100 डिग्री से टेम्परेचर रिड्यूस होके 90 डिग्री पे हो रहा है। ठीक, बाद में कहा जा रहा है अगर T2 90 है, T2 की वैल्यू 90 है, हमें T2 से T3 टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो यहाँ जो टाइम टेकन होगा, टाइम T लगेगा, T की जो वैल्यू होगी वो रिमेन्स 5 सेकेंड ही होगा, 5 मिनट ही होगा, या लेस देन 5 मिनट होगा, या मोर देन 5 मिनट होगा। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है T0 जिसे हम कह लेते हैं, सराउंडिंग की टेम्परेचर मान लो उस समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, सराउंडिंग का सपोज टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो हमारी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है कि पहले टेम्परेचर 100 था, 100 से 90 होने में उससे 5 मिनट लगता है, तो दोबारा 90 से अगर 80, यहाँ डिफरेंस 10 डिग्री का है, ध्यान देंगे, 100 से 90 हुआ, 10 डिग्री का डिफरेंस हुआ, और जब 90 से 80 होगा तो भी हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगेन 10 डिग्री का होगा। 90 से 80 होगा, फिर डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, 10 डिग्री का ही आ जाएगा। तो 10 डिग्री पहले था, 10 डिग्री का अभी भी हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, 90 से, ठीक है, 90 से हमारा 80 हुआ तो 10 डिग्री का डिफरेंस पहले था, 10 डिग्री का डिफरेंस अभी भी हुआ। ठीक है, तो टाइम इंटरवल जो होगा रिमेन्स 5 मिनट ही रहेगा। ठीक है, या 5 मिनट से लेस होगा या 5 मिनट से ग्रेटर होगा। तो ये लोग सोच लीजिए। देखिए होता क्या बेटा, हम ही बताते हैं भैया, बोल तो सकते नहीं यहाँ पे। केस क्या हो रहा है, सराउंडिंग टेम्परेचर T0 की वैल्यू हमने 40 लिया, मान लो उस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 है, तो यहाँ पे जब डिफरेंस, इनिशियल जो डिफरेंस ले रहे थे, तो 100 माइनस 40 करोगे तो 60 डिग्री, डेल्टा टी की वैल्यू पहले कितना है, 60 डिग्री, बाद में डेल्टा टी की जो वैल्यू हो रही है, डेल्टा टी रेस ले रहे हैं, 90 माइनस 40 करेंगे तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आया। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट यानी टी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस था वो 60 डिग्री था, बाद में आपका 50 हो गया। और रेट ऑफ कूलिंग जो होता है किसी बॉडी का बेटा, वो उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू हमारी क्या होगी, जितनी ज़्यादा होगी, हम बोलते हैं बेटा वो रेट ऑफ कूलिंग उतना क्या होगा, फास्ट होगा, रेट ऑफ कूलिंग उतना ही फास्ट होगा। इसीलिए आपको अभी हमने कहा कि ठंडा के टाइम पे अगर आप कोई चीज़ मान लो चाय कॉफ़ी खाना कुछ भी ले लेते हैं, तो उसको जब प्लेट में रखते हैं या कप में रखते हैं तो वो जल्दी ठंडा होता है। गर्मी में वही चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम लेती हैं। रीज़न वही है बेटा कि ठंडा के टाइम पे सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होता है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू लार्ज होती है, इसलिए कूलिंग फास्ट होता है। जब हम लोग गर्मी के टाइम पे लेते हैं, सराउंडिंग के टेम्परेचर रिलेटिवली पहले ठंडा की तुलना में हाई होता है, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू कम मिलती है बेटा। टेम्परेचर डिफरेंस कम होने की वजह से रेट ऑफ कूलिंग घट जाता है। तो बातें क्लियर हो गई? तो एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है बेटा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जब रेट ऑफ कूलिंग घट जाएगा, क्योंकि हीट तो उतना ही लॉस करना पड़ेगा जितना यहाँ पे 90 100 से लेके 90 होने में जितना हीट का लॉस हुआ, उतना हीट का लॉस 90 से 80 होने में होगा। लेकिन रेट ऑफ कूलिंग घट गई तो इसका मतलब टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, आपको ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले अगर 5 सेकंड लगा था तो अब टी की वैल्यू जो होगी वो 5 मिनट लगा था, अब टी जो लगेगा बेटा मोर देन 5 मिनट लगेगा। अब जो टाइम लगेगा वो हमारा 5 मिनट से क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब टेम्परेचर डिफरेंस जो हो गया बॉडी और सराउंडिंग के बीच का पहले के रिस्पेक्ट में घट गया। ठीक, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कैसे होता है क्या होता है वो चीज़ हम इसके बेस पे बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बेस पे हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे हुआ क्या होगा उसको आप लोग देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, समझ गए ना? अब बात आती है कि अगर आपको जो हम लोगों ने दिखाया कि कूलिंग की बात की जा रही थी कैसे कूलिंग होगा, तो उस पर अगर क्वेश्चंस वगैरह हमारे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल जब बनते हैं, तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे आता है बेटा जो लिखा जाता है
जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लो पहले है θ1 माइनस θ2 अपॉन टी, इसकी जो वैल्यू आपकी आ रही है, जैसे क्वेश्चन से अभी हम समझा देंगे, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तब क्वेश्चन के बेस पे हम क्वेश्चन इस पे करा देंगे, क्योंकि बार बार इस पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बेटा। ठीक, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमने बाकी बेसिक तो बता ही दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक, इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, देन रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ जो हमारा क्या होता है कूलिंग, डी टी डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी, टी है वहाँ पे टेम्परेचर और स्मॉल टी है बेटा टाइम, या डी थीटा अपॉन डी टी कर लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। डी थीटा अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द किसमें, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के हमारा क्या हो जाता है बेटा, बराबर हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर हो जाता है, कैसे होता है क्या होता है वो चीज़ें हम लोग क्वेश्चन के बेस पे देख लेते हैं बेटा। ठीक, तो यहाँ से लिखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग, तो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ क्या होता है, जो कूलिंग होती है, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एनी बॉडी, एनी बॉडी, ठीक है, एनी बॉडी इन सराउंडिंग, इन सराउंडिंग, ठीक है, इन सराउंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। लेकिन ये कंडीशन होता है बेटा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग लेते हैं ना, वो बहुत लार्ज ना हो। ये बेसिकली अप्लीकेबल होता है जब टेम्परेचर बॉडी और सराउंडिंग के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ऐसा नहीं कि पता लगा कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉडी का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हो, तो उस कंडीशन के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो होते हैं बहुत लार्ज डिफरेंसेस मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब उस केस के लिए हमारा ये अप्लीकेबल होते हैं कि जो आपका क्या होगा, यानी कि रेट ऑफ लॉस ऑफ क्या है, रेट ऑफ कूलिंग है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आपकी होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू होती है, डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू होती है सिग्मा ई इंटू ए अपॉन एम एस। यहाँ पे हो गया बेटा क्या, जो मास है और स्पेसिफिक हीट है उसको भी हम लोग रिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू होती है हम लिखेंगे अगर डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा है बेटा लॉस ऑफ टेम्परेचर जो आपका हो रहा है, इसी को कहते हैं रेट ऑफ लॉस, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग इसे कह लेंगे बेटा, रेट ऑफ कूलिंग जो होते हैं डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं बेटा, तो रिलेशन बनते हैं, ठीक है, सिग्मा, ठीक है, अभी अभी स्टीफेंस कांस्टेंट पढ़ा था, सिग्मा ई इंटू ए अपॉन एम एस टी के पावर 4 माइनस टी नाट के पावर 4, या थीटा के पावर 4 माइनस थीटा नाट के पावर 4 हम लोग कह लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी के टर्म में ले रहे हैं, तो ठीक है वहाँ पे थीटा के टर्म में ले लीजिए, तो ये होगा सिग्मा एप्सिलॉन ए अपॉन एम इंटू एस टी के पावर 4 माइनस टी नाट के पावर 4, और ये जो वैल्यू आपकी टी के पावर 4 माइनस टी नाट के पावर 4 है, यही प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा डेल्टा टी के, इसके प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा डेल्टा टी यानी डेल्टा थीटा। तो हम यहाँ थीटा के टर्म में ले तो थीटा ही ले लो बेटा, यहाँ पे थीटा के पावर 4 माइनस थीटा नाट के पावर 4 जो भी लीजिएगा, ठीक है, उसी टर्म में, चूंकि हम लोगों ने पहले टी लिया तो टी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टी के पावर 4 माइनस टी नाट के पावर 4 हो गया बेटा, और टी के पावर 4 माइनस टी नाट के पावर 4 जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा टी के, तो यही होगा डी थीटा अपॉन डी टी
इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन ए अपान एम एस इंटू ये डेल्टा टी हो जाता है बेटा, डेल्टा टी। और इसी को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यही वैल्यू हम इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है डी थीटा अपान डी टी की जो वैल्यू से एक कांस्टेंट के ले लेते, के इंटू डेल्टा टी, के इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाता है। डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, बॉडी एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग बेटा दिखा लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। बॉडी और सराउंडिंग के बीच का ये क्या हो गया आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, तो इसके बेस पे हम दिखा लेते हैं। इसे कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, क्या कह लेते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कह लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा रिपीट कर दें। हो गया बेटा, समझ गया भाई। अब इसके बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब उसके बाद फिर बात करें। एक चीज और ध्यान रखेंगे बेटा, जैसे डी थीटा पान डी टी आपने किया ना, डी थीटा पान डी टी, तो वहां पे जो डी थीटा आपका है मतलब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, जो बॉडी का टेम्परेचर है और जो हमारा क्या है सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो कहाँ से कहाँ तक वो कूल हो रहा है, सराउंडिंग नहीं लो, जहाँ से जहाँ तक कूल हो रहा है। जैसे मान लो हमने लिया 90 डिग्री से 100 से 90, तो ये हो गया आपका क्या T1, ये हो गया आपका T2। थीटा वन के टर्म में लेंगे थीटा वन थीटा टू ले लेंगे। तो उस केस में क्या होगा, न्यूटन ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग जो होगा डी थीटा की वैल्यू आप रखेंगे 100 माइनस 90 अपॉन टाइम जो होगा आपका 5 इक्वल टू के इंटू, अब यहाँ पे जो लेते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पे जो लेते हैं तो उस केस में हमारा जो वैल्यू निकालेंगे ना, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना होगा, डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब क्योंकि 100 माइनस 90 हो रहा है ना, अब 100 ले कि 90 ले, अब बात ये आती है 100 ले कि 90 ले, सराउंडिंग तो हमने मान लो 40 लिया है, तो बेटा इसका मीन ले लेते हैं। मीन का मतलब ठीक है 100 प्लस 90 अपॉन 2 मतलब 95 लेंगे। ठीक, तो मीन में से हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि जो डी थीटा होगा, डी थीटा हो गया हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा वन माइनस थीटा टू, मतलब जहाँ पे जो टेम्परेचर था उससे जिस टेम्परेचर तक आपने उसको कूल किया वो हो गया अपॉन टी, आपका हो गया टाइम टेकन हो गया। और जब यहाँ पे लेंगे बेटा डेल्टा टी निकालने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे टी की जो वैल्यू आपकी होगा, डेल्टा टी जब फाइंड करना होगा तो डेल्टा टी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ 190 दिया है तो इसका मीन ले लेना, 90 80 दिया है तो इसका मीन ले लीजिएगा। तो मीन वैल्यू में से आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिससे ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी पुटअप कई बार किए गए हैं। इरेज कर दे बेटा ये, देखेंगे बेटा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, क्या करेंगे आप, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कैसे करते हैं देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, बोला क्या जा रहा है, ए बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड इन 30 सेकेंड। क्वेश्चन है बेटा, ए बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड इन 30 सेकेंड यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, calculate the approximate time taken by the same body to cool down from 55 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50। अभी जो हमें एग्जांपल समझाया था वैसा ही क्वेश्चन है। एज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग विल बी 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको एज्यूम करना है कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। ठीक, तो देखो क्या कर रहे हैं, बोला गया है
ए बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ए बॉडी cools down from 60 degree centigrade to 55 degree centigrade, 55 डिग्री सेंटीग्रेड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल होता है। 30 सेकेंड में कितने डिग्री से बेटा? 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो क्या होता है आपका? कूल होता है। ठीक, पूछा गया है। तो कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन बाय द बॉडी। ठीक है, कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट टाइम taken by the body to cool from 55 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 दिया बेटा कि 45, अब देख लेंगे आप जो भी दिया रहेगा, टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड 55, देखो यहाँ 60 से 55 हुआ, यहाँ 55 से 50 हो रहा है, तो डिफरेंस दोनों हमेशा सेम दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं जब टेम्परेचर सेम ला क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट है तो टाइम भी सेम रहेगा, बट सेम नहीं आता बेटा, हमेशा उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा। अब कितना ज़्यादा आएगा सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके हो गई। यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है इफ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग विल बी कितना? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ लिखा गया है आगे, इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल बी 45 डिग्री सेंटीग्रेड। सराउंडिंग यानी कि जो टेम्परेचर T0 है या θ0 है, उसकी वैल्यू हमारा क्या है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लगा देंगे बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। 2 बार ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, लिखेंगे, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, ये आएगा बेटा θ1 पहले जो टेम्परेचर था। ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा होता है, तो θ1 माइनस θ2 अपान टी, जो टाइम टेकन होगा, डी थीटा अपान डी टी की वैल्यू हो गई, इक्वल टू के आपका एक कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे बेटा हम लोग लिखते थे टी माइनस T0, टी माइनस क्या लेते हैं? T0, या थीटा माइनस θ0। तो यहाँ पे टी की जो वैल्यू यानी थीटा की जो वैल्यू होगी ना, वो आएगा पहले केस में बेटा θ1 प्लस θ2 बाई 2, ठीक, माइनस θ0, या T1 माइनस प्लस T2 बाई 2 माइनस θ0, जैसे भी आप रखना चाहते हैं जिस टर्म में। देखो पहले जो टेम्परेचर दिया गया बेटा वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड था, और घट के हुआ था कितना? 55 अपान टी इक्वल टू के। इसका टी की वैल्यू दिया है आपको 30 सेकेंड, यहाँ पे 30 सेकेंड दिया बेटा के। यहाँ पे θ1 हो जाएगा बेटा 60 प्लस 55 बाई 2 माइनस 45। सराउंडिंग का टेम्परेचर जो दिया गया वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया हमको। ठीक, एक क्वेश्चन हमने ये बना लिया बेटा। सेकेंड केस के लिए, फॉर सेकेंड केस ऐसे ही बना लीजिए, फॉर फर्स्ट केस यहाँ लिख देते हैं, फॉर फर्स्ट केस, दूसरा हो जाएगा बेटा फॉर सेकेंड केस। जब सेकेंड केस के लिए करेंगे हम लोग, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा? देखो सेकेंड केस में हमारा जो टेम्परेचर अब हो रहा है वो हमारा हो रहा है 55 से 50। ठीक है, 55 से 50, मान लो हमने उसको θ2 ले लिया, θ2 माइनस θ3 अपान टी, इसमें टी की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू के। ये हो जाएगा आपका θ2 प्लस θ3 बाई 2 माइनस θ0। यहाँ पे वैल्यू है बेटा 55 माइनस 50 बाई टी इक्वल टू के इंटू, इसे क्वेश्चन फर्स्ट बना लेना भैया, या सिंप्लीफाई कर लो, एक स्टेप और बना लो इसको, तो ये हो गया 115 अपान 2। ठीक, यानी कि आपका होगा क्या 57.5 माइनस 45, अभी रहने देते हैं इसको। तो ये हो गया बेटा हमारा
55 प्लस 50/2 माइनस 45। ठीक, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे भी 5 आएगा बेटा, तो ये आएगा 5/30 इक्वल टू के। ये वैल्यू हमारी हो गई कितनी, 115/2 माइनस 45। 115 को आप लिख सकते हो बेटा कितना, 2 5 जा 2 7 जा 57.5। ठीक, एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे आपको, तो ये हो गया बेटा 1/6, आगे आपका 1/6 इक्वल टू के, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आपका तो 0.5 हो गया बेटा, यहाँ पे 2 हो गया और ये हो गया 12.5, के इंटू 12.5। इसे ही क्वेश्चन फर्स्ट हम बना लेते हैं बेटा, इससे आपको बाद में काटने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ से दिखा लेते हैं। एक सेकंड, तो उस केस में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से दिखा लिया आपने 1/6 इक्वल टू के 12.5, पहला क्वेश्चन बना लिया। दूसरे केस के लिए हम दोबारा लिख लेते हैं बेटा, फॉर सेकेंड केस। सेकेंड केस के लिए ले लेंगे, आपका कितना आएगा, θ2 माइनस θ3/t इक्वल टू हो गया बेटा के, यहाँ पे भी मीन वैल्यू ले लो, θ2 प्लस θ3/2 माइनस θ0। ठीक, ये वैल्यू हमारा है 55 माइनस 50/t इक्वल टू के इंटू थीटा, यहाँ पे बेटा है 55 प्लस 50/2 माइनस θ0 की जो वैल्यू आ रही है वो 45 है। कितना है, 45 है। तो यहाँ से करोगे तो आ गया बेटा 5/t इक्वल टू के, ये वैल्यू हो गया बेटा 55। ठीक है, मतलब 105 हो गया, 105/2 माइनस 45। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 5/t इक्वल टू हो गया के, ये हो गया आपका कितना 52.5 माइनस 45। देखो यहाँ से वैल्यू आएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7.5 आ रहा है बेटा, 5/t। इससे बना लो इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन से आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करते तो 1/6 इक्वल टू के इंटू 12.5, और ये वैल्यू है बेटा हमारा 5/t इक्वल टू हो गया के इंटू 7.5। ठीक, देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ये फैक्टर ऊपर जाएगा, ये फैक्टर नीचे जाएगा, तो ऊपर हो गया t/6 5 जा 30 इक्वल टू के कैंसिल हो गया बेटा, 12.5/7.5, 5 से डिवाइड कर दो आप, डेसिमल तो हट ही जाएगा से, 5 2 जा 12, 5 5 जा और 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 से फिर से डिवाइड कर दो, 3 हो गया 5, तो t की वैल्यू हो गया 5 इंटू 30/3, 3 10 जा अप्रॉक्सीमेटली बेटा 50 सेकेंड आ रहा है। अभी जो टाइम टेकन लग रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना आ रहा है, 50 सेकेंड के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 50 सेकेंड आपको लगेगा, जबकि पहले आपको उतना ही टेम्परेचर डाउन होने में 30 सेकेंड लगा था। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर बेटा आपको किसी बॉडी को एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक कूल होने में जो टाइम पहले लगता है, सेम उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस अगेन कूल करने के लिए, सेम उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस अगेन कूल करने के लिए आपको जो टाइम टेकन होता है बेटा वो पहले का डबल लगता है, डबल नहीं कह लीजिए लेकिन पहले से ज़्यादा ही है। तो श्योरली ये पहले ज़्यादा लगेगा, अब कितना लगेगा ये डिपेंड करता है सराउंडिंग का टेम्परेचर और पहले टेम्परेचर में कितने के चेंजेस हुए हैं। तो इनके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इनके बेस पे आपका यहाँ से क्या होता है रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा वो चीज़ें हम लोग यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो ये तो कहानी हमारी हो गई किसके लिए, क्या होगा हीट कैसे फ्लो करता है, क्या ट्रांसफर का रेट होगा, वो सारी चीज़ें इसके बेस पे हम लोग यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए, तो इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं बेटा। ठीक है, एप्लीकेशन आपके आते हैं इसके बेस पे। ठीक, नेक्स्ट हमारा एक आता है बेटा बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसको देख लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग कल से जो है ठीक है पढ़ लेंगे। क्या आपको हीट हो गया बेटा, थर्मोडायनेमिक्स कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखेंगे बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इन्होंने क्या कहा था, एक कॉन्सेप्ट आपके है इसको समझ लेते हैं। ये हो गया भैया, समझ गया कि फिर से बता दें। देखो पहले टेम्परेचर 60 था,
60 से 55 हुआ था बेटा 30 सेकेंड में, बाद में टेम्परेचर आपको 55 टू 50 होना था। आपको टाइम पूछा गया था कितना टाइम लगेगा, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर दिया गया था, ठीक है, टी नॉट का हो या थीटा नॉट का हो, उसकी वैल्यू 45 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया था। ठीक, तो दो इक्वेशन आपने बनाया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग। पहले जो रेट ऑफ कूलिंग डी थीटा अपॉन डी टी यानी थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टी इक्वल टू के, यहाँ पे जो थीटा लेते थे बेटा टी लेते थे, टी माइनस टी नॉट लिखते थे, तो टी जो है बेटा यहाँ पे वो है वो मीन वैल्यू लेते हैं। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे 60 से 55 हुआ तो 60 पहले था, बाद में 55 हुआ, तो दोनों का जो हम यहाँ पे मीन लेते हैं, इसकी जगह पे मीन वैल्यू लेके उसमें से आपका सराउंडिंग टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा मत 60 माइनस क्या आप 45 का लेना या फिर 55 माइनस 45 का लीजिएगा, क्योंकि मीन ले लिया जाता है उस केस के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कैसे हीट का क्या होगा, फ्लो होगा, कैसे हीट का लॉस होता है, वो चीजें हम लोग यहाँ से बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कितना क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगला हेडिंग जो आपका होता है वो है व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, जब हम लोग बात करते हैं व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की, ठीक है, जब बात हम लोग कर रहे हैं किसका, व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, तो इन्होंने क्या कहा था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिशन, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ क्या होता है बेटा, इमिशन, ठीक है, ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडी, ठीक है, ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। मतलब जो वेवलेंथ होगा जिसपे इमिशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है, स्टेटमेंट है द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिशन, जिस वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी ऑफ इमिशन की वैल्यू मैक्सिमम है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। वो ब्लैक बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी या लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट। और कांस्टेंट को हम लोग बी से दिखा लेते हैं बेटा, उसी को बीन्स कांस्टेंट कह लेते हैं, इसे नोन एज क्या, बीन्स कांस्टेंट कह लिया जाता है। ठीक है, तो ये केस आपका होता है। यहाँ से बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो बोला क्या जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा तो इस तरह से हो जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या हो गया बेटा हमारा, दिस लॉ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिशन, जो मैक्सिमम होता है बेटा, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिशन इज, ठीक है, इनवर्सली या कह लो ऑफ ए ब्लैक बॉडी, स्पेशली ब्लैक बॉडी के लिए दिया गया है, ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, किसके, इज इनवर्सली क्या बोला, प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बेटा टी, दैट इज लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, या हो जाएगा लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे लेमडा एम इंटू टी को हम कह लेते हैं बीन्स कॉन्स्टेंट, इसे कह लेते हैं बीन्स कांस्टेंट कहा जाता है बी, ठीक है, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो होती है 2.89 इंटू 10⁻³ ठीक है, 2.89 इंटू 10⁻³ के बराबर होता है। ठीक, तो ये केस आपका होता है। अगर हम लिखना चाहें
बी को कहते हैं बेटा वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है, अगर आप वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में ही लिख लीजिए, जो बी की वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10⁻³ ठीक, 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू क्या, केल्विन ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं, मीटर केल्विन है बेटा। तो ये केस आपका हो गया यहाँ से बीन्स कांस्टेंट की वैल्यू। इसके बेस पे आपका थर्मल रेडिएशन को लेके जो इमिशन आपका हो रहा है ठीक है, बोला जाता है थर्मल रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी एट एनी टेम्परेचर कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ऑल वेवलेंथ आर डिफरेंट। जो इंटेंसिटी आपकी होती है क्या, ऑल वेवलेंथ के लिए वो अलग अलग होती है। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग राइज करते हैं, बॉडी का जहाँ से इमिशन हो रहा है ठीक है, वह जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू को हम लोग राइज करते हैं, वैसे वैसे जो वेवलेंथ होता है ठीक है, यानी कि जो लाइट होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम, वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इस पे भी एक ग्राफ पूछा जाता है बेटा, इसी के बेस पे एक ग्राफ पूछा जाता है। देखो लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ की वैल्यू हमारी क्या होगी, घटती जाएगी। तो अगर हम लोग ग्राफ निकालते हैं थर्मल रेडिएशन जो हमारा इमिट हो रहा है उनके बीच में अगर ग्राफ ड्रा किया जाता है तो समथिंग दिस से बनता है, देखो ठीक है। अगर ग्राफ आप करते हैं ई लेमडा ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ले लेते हैं, इस पे वेवलेंथ ले लेते हैं, ये वेवलेंथ अलग अलग टेम्परेचर पे अगर ग्राफ ड्रा करते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ ऐसे बनता है बेटा, समथिंग दिस ठीक। अलग अलग टेम्परेचर के लिए आपका ग्राफ जो होता है इस तरह से हम लोग ड्रा करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे जब लेंगे तो ये हो गया बेटा, अगर अलग अलग टेम्परेचर हम दिखाते हैं, अलग अलग वेवलेंथ आपका है, ठीक। अगर इसका हम लेमडा मैक्सिमम 1, लेमडा मैक्सिमम 2, लेमडा मिनिमम कह रहे हैं मैक्सिमम 3, और इसके लिए टेम्परेचर लेते हैं, अगर T1 T2 और T3 ले लिया जाए बेटा, ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है, तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो वेवलेंथ लो होगा, लो और वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर देखो, वेवलेंथ सबसे लोअर ये है, इस T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका मतलब T1 की वैल्यू जो होगा इस ग्राफ में T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। तो इस पॉइंट को आप याद रखना बेटा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है इस ग्राफ के बेस पे भी, कि जो एनर्जी इमिटेड है, जैसे जैसे बॉडी का आपका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, राइज करते हैं, वैसे वैसे वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि वेवलेंथ लोअर होगा तो एनर्जी हायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली बेटा, इक्वल टू Hc बाई लेमडा आपने पढ़ा होगा ठीक है। तो जब टेम्परेचर की वैल्यू हम रेडिएटेड बॉडी की बढ़ाते हैं या ब्लैक बॉडी की बढ़ाते हैं, तो आपका जो इमिटेड वेवलेंथ होता है ठीक है, वो लो, उसकी वैल्यू घट जाती है। मैक्सिमम जो रेडिएशन होता है ठीक है, मैक्सिमम रेडिएशन जो मिलेगा वो लोअर वेवलेंथ का मिलता है। जो टेम्परेचर की वैल्यू आपकी कम होगी, टेम्परेचर आपका लो होगा, तो टेम्परेचर जब लो होगा तो उस केस में जो पीक वैल्यू हमारा मिलता है ठीक है, वो आपका हायर वेवलेंथ की तरफ आपका शिफ्ट हो जाता है। उसके वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है बेटा वो हाई हो जाती है, लार्ज हो जाती है। तो इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया बेटा हीट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब कल से हम लोग इस पे क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप करना था, आगे अगला थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो थोड़ा सा आप पढ़ के रखिएगा, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आपके हैं बुक में उनको आप कर डालिएगा ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं उनको आप कर डालिएगा। बाकी कल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आपको शुरू करेंगे ठीक, इतना कर डालिए, बाकी कल आपको बताते हैं ठीक है बेटा। चलिए ठीक है बेटा, ओके।